हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए पिछली क्लास से थोड़ा आगे चलते हैं। आपने पिछली क्लास में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से जुड़ी हुई बातें और रिबेट से जुड़ी हुई बातें कुछ पढ़ी थी। तो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के एडवांटेजेस भी पेपर में आ सकते हैं। यूजुअली मैं आपको एक एडवांटेज है जो मेन एडवांटेज है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली किस पे मिलता है? जब कोई ज्यादा मात्रा के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर बाई करता है। इसलिए जो लार्ज क्वांटिटी के पैसे कम कर दिए जाते हैं, तो कम से कम जो सेलर होता है उसको ये उम्मीद होती है कि लोग उससे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर गुड्स परचेज करेंगे। तो ये एक बेसिक एडवांटेज है उसका। और अगर कैश डिस्काउंट की बात करूं, तो कैश डिस्काउंट से सेलर को यह फायदा होता है कि उसकी जो पेमेंट है वो फंसती नहीं है और जल्दी से जल्दी उसके पास आ जाती है। तो seller of goods realize the sales amount promptly. Cash discount is allowed to encourage the debtor to pay within a specified period. जल्दी से जल्दी उसको पेमेंट करने के लिए एनकरेज करता है। साथ में सेलर के लिए बेनिफिट होता है कि उसके लिए बैड डेट्स की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। बैड डेट्स की पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाती हैं। तो आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट एंड कैश डिस्काउंट। तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब कुछ और एंट्रीज के बारे में चलते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है आपने, जिसके अंदर आपने विदाउट जीएसटी की बात करेंगे। विदाउट जीएसटी, जीएसटी आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे और उसके साथ एंट्री करना सीखेंगे। मगर अभी इसके बिना एंट्री करना सीखते हैं कि जीएसटी के बिना हम एंट्री कैसे करते हैं। एक नई एंट्री है आपके लिए, बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है कि आपके पैसे मर गए, अब वो पैसे नहीं आएंगे। तो इसकी एक जनरल एंट्री है आपके लिए, सिंपल एंट्री होती है। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं और वो आदमी आपको पैसे देने में असमर्थ होता है, वो आदमी बैंकरप्ट हो चुका है, वो आदमी पैसे नहीं दे पाएगा, तो आपको अपनी बुक्स में से उन पैसे को खत्म करना होता है कि अब वो पैसे नहीं आएंगे। लाइन मारनी होती है बेसिकली कि अब आपके पास वो पैसे नहीं आएंगे। तो इस केस में पहली एंट्री अगर हम बात कर रहे हैं अभी बैड डेट्स की, बैड डेट्स की एंट्री बात कर रहे हैं, तो बैड डेट्स की एंट्री में अगर मान लीजिए अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम राम, now bad debts due to insolvency, due to insolvency of राम। यानी कि जो अमाउंट राम से रिसीव करना था, यहां पर अमाउंट लिख देते हैं ₹10,000, ₹10,000। नॉट बैड डेट्स ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि वो दिवालिया हो गया, वो पैसे देने में असमर्थ है, उसकी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेट है, उसकी फर्म के ऊपर काफी ज्यादा डेट है और उसके पास पैसा चुकाने के लिए अमाउंट कुछ भी पैसा नहीं है। तो इस केस में आपके लिए अगर वो पूरे के पूरे पैसे, ये जो बैड डेट्स होता है, बैड डेट्स या तो पार्टली हो सकता है या फिर फुली हो सकता है। अगर 10,000 रुपए आने थे और 10 के 10,000 रुपए बैड डेट्स हो गए, तो आपके लिए बैड डेट्स एक लॉस का पार्ट होता है। तो आप लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, इस केस में राम है, तो हम यहां पर मान रहे हैं कि ये फुली बैड डेट्स हो गया, यानी कि पूरे के पूरे 10,000 रुपए आने थे और वो बैड डेट्स हो गए। तो इसको अपने फॉर्मेट में बनाना है, डेबिट 10,000, क्रेडिट 10,000। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो चलिए अब अगर ये पार्टली होता, पार्टली कुछ पैसा आ जाता
और पार्टली बैड डेट्स हो जाता। मान लीजिए जो राम से पैसे आने थे उसमें से 3,000 रुपए रिसीव हो जाते और 7,000 बैड हो जाते, बैड डेट्स हो जाते। तो आप क्या एंट्री करते? आप एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स भी आपका लॉस होता है यानी कि डेबिट होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। यानी कि आपके पास 3,000 आ जाते, 7,000 बैड डेट्स होते और 10,000 रुपीज राम के पैसे नहीं आते। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो इस तरह से ये बन जाता। अगर हम बात करें कि आपके पास बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए आ गए, बैड डेट्स 7,000 हो गए, राम से 10,000 रुपए लेने खत्म हो गए। अब ये सब बातें तभी होती हैं जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, देने में असमर्थ होता है, तब हम उसको बैड डेट्स अकाउंट में डाल देते हैं। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 पैसा इन अ रूपी received from Ram due to insolvency of Ram। क्या बात समझ में आ गई? यानी 30 पैसे, 1 रुपए में 30 पैसे हमें मिले हैं राम से, बाकी सब बैड डेट्स हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। तो चलिए अब इसके बाद एक और एंट्री आती है आपके लिए जिसको आप बात करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। दूसरी एंट्री, बैड डेट्स की बात समझ में आ गई है, दूसरी एंट्री की बात करेंगे जिसको बोलते हैं आप बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट का मतलब होता है जो प्रीवियसली बैड डेट्स हो चुके होते हैं, जिनको अपनी बुक से आपने राइट ऑफ कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, वो बैड डेट्स के रूप में खत्म हो चुके हैं। मगर कुछ फ्यूचर में अगर जिस व्यक्ति से आपके पैसे आने थे उस व्यक्ति से पैसे उस समय तो नहीं आए मगर फ्यूचर में आ गए, अब इसकी एंट्री आप क्या करेंगे? तो उस राम से, जिस राम के 7,000 रुपए आपने इंसॉल्वेंट होने की वजह से बैड डेट्स यानी कि खर्चे में डाल दिए थे, यानी कि लॉस में डाल दिए थे, वो पैसे अगर आपको रिसीव हो जाते हैं तो आपके पास वो पैसे, मैं इसको अकाउंट में बैंक अकाउंट लिखूंगा या कैश अकाउंट लिखूंगा, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसको बैंक अकाउंट लिखना है या कैश अकाउंट लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट, तो आए तो राम से हैं पैसे, मगर राम से तो पैसे आपकी बुक्स में कुछ आने ही नहीं है, क्योंकि जो भी पैसे आने थे उनको आपने बैड डेट्स डाल के खत्म कर दिए। तो फाइनली आपके पास जो पैसे आएंगे वो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट से आएंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो है आपके लिए एक इनकम की बात होती है उसके लिए। तो मान लीजिए 7,000 रुपीज जो उसके बैड डेट्स हो गए थे उसमें से आपको 4,000 रुपीज अभी रिसीव हुए, बाकी के पैसे नहीं आए हैं, उससे हमने, उसके बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम उनको बैड डेट्स के रूप में डाल चुके हैं। अब उनमें से सिर्फ 4,000 रुपीज आए हैं तो आप उसको राम के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे, ये आपके लिए एक इनकम है क्योंकि आपने इसको एक लॉस या एक्सपेंस के रूप में डाल चुके थे। तो आपको ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं क्या कहता है। इलस्ट्रेशन कहता है ₹5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवेबल, यानी कि 5,000 रुपए रमेश से जो आने थे वो अब नहीं आएंगे। इसका मतलब आप इसकी एंट्री करेंगे, हम इसकी एंट्री कर देते हैं। क्या कहता है ये? इलस्ट्रेशन नंबर 5 है,
इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इसमें 5,000 रुपए रमेश से आने थे और 5,000 रुपए रमेश से नहीं आएंगे, इरिकवेबल है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 की एंट्री करते हैं फटाफट से। एक फॉर्मेट खींच लेते हैं, ये आपको जरूर खींचना है, गलती ना करें कि आप इसके बिना नंबर मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये फॉर्मेट खींचना जरूर सीखेंगे। तो आपके पास बैड डेट्स हो गए हैं, जो आपके रमेश से पैसे आने थे, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 5,000 रुपए, हाँ 5,000 रुपए जो रमेश से पैसे आने थे वो बैड डेट्स हो गए हैं। तो आपके पास बैड डेट्स एक खर्चे के रूप में चले गए हैं, एक लॉस के रूप में चले गए हैं, जिससे आने थे उसके नाम से आप क्रेडिट कर देंगे, यानी कि रमेश या पैसा कोई भी आपकी बुक्स में आना बाकी नहीं है। इस एंट्री के बाद आपके पास रमेश से कोई भी पैसा आना बाकी नहीं है, क्योंकि जो भी उससे पैसे आने थे आपने उसको एक एक्सपेंस के रूप में अपनी बुक्स में डाल दिया, खर्चा डाल दिया। अगली एंट्री बोलती है सोहन ही डिक्लेयर्स इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया घोषित हो चुका है सोहन। रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रूपी ऑन ए डेट ऑफ ₹10,000, यानी कि उसकी इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट के द्वारा एक ऑफिशियल रिसीवर बैठाया जाता है, जो सोहन से जो उसके क्रेडिटर्स होंगे उनके लिए रिकवरी करके देता है उसकी एसेट्स बेचकर। तो जो सारी एसेट्स बेची उनसे जो उसके हिस्से में, सोहन के हिस्से में जो पैसा आया वो 10,000 रुपए जो उससे आने थे, उसमें से 60 पैसा इन अ रूपी, यानी कि 60%, दैट इज 6,000 आउट ऑफ 10,000 उससे रिसीव हुए। तो इस केस में आप जो एंट्री करेंगे वो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, आपकी मर्जी है, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, जो भी आपको सहूलियत हो, जी आज जो क्वेश्चन में मेंशन हो। तो बैंक अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, आपके पास 60 पैसा इन रूपी मतलब 6,000 आ गए, 4,000 नहीं आए, वो बैड डेट्स हो गए, और जिससे आने थे उसके खाते को आप पूरे अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब सोहन से अब आपके हिसाब से भी सोहन के साथ आप सोहन से आपको अब कुछ भी लेना देना नहीं है, उससे कुछ भी पैसा आना बाकी नहीं। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700, आपने पिछले साल में जो बैड डेट्स किया था उसमें से 700 रुपीज आपको आ गए। कितना भी किया हो उससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में। तो आपके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू, जो पैसे बैड डेट्स के रूप में जा चुके थे, तो अब वो किसी से भी आए हों, राम श्याम महेश किसी से भी आए हों, आप उसको उसके अकाउंट में ना डाल के बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट के अंदर डालेंगे। ₹700 आ गए। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, यही बात आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, तो उसी से जुड़ी हुई एंट्री है ये। हाँ बच्चे, अब ये आपको समझ में आ चुकी हो, करेक्ट। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे कुछ और एंट्रीज हैं, उसके अंदर मेन है बैंकिंग एंट्रीज। तो बैंकिंग एंट्रीज आप लोगों ने मोस्टली कर ली हैं, इसको मैं आपकी बुक्स में ही समझा देता हूं। जो बैंक्स होते हैं उनसे जो आपकी डीलिंग्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं और आप उनकी एंट्रियां किस तरह से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहली एंट्री है कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, यानी कि आपने अपने पास जो कैश था उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक के अंदर फर्म का एक अकाउंट खोल लिया, तो बैंक में पैसे बढ़ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और फर्म से कैश में से पैसे कम हो गए, तो ये आपको क्रेडिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? कैश विड्रॉल किया तो कैश आपके पास बढ़ जाएगा और बैंक से पैसे निकल जाएंगे। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सारी बातें आपने सीख रखी हैं कि आप अगर बैंक से ड्राइंग्स के रूप में पैसे निकालेंगे तो ड्राइंग टू बैंक होगा, अगर ड्राइंग की जगह आप बैंक की जगह पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसे निकालेंगे तो ड्राइंग टू कैश होगा। पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर,
यानी कि किसी क्रेडिटर को आपने चेक के थ्रू पैसे दे दिए और क्रेडिटर का नाम था राकेश, तो आपने बेसिकली राकेश टू बैंक करनी है एंट्री। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। पेमेंट बाय ड्राफ्ट, ड्राफ्ट से भी पेमेंट करेंगे तो भी आपकी सेम एंट्री होगी, मगर जब ड्राफ्ट आप बैंक से बनवाते हैं, बैंक ड्राफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक का जो बैंक बना के देता है, और चेक आपको बैंक इशू करता है और आप अपने आप बनाते हैं उसके अंदर किसी आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए जो पेमेंट का अमाउंट होता है। मगर बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ बैंक इशू कर सकता है, और बैंक उसको इशू करने के कुछ चार्जेस काटता है। तो जो चार्जेस होंगे वो आपके पार्टी के अकाउंट से डेबिट नहीं किए जाते, तो आपका वो खर्चा माना जाता है। तो इस चार्जेस को बैंक अकाउंट के नाम से जानते हैं, बैंक चार्जेस के रूप में जानते हैं। बैंक चार्जेस जो होते हैं वो आपकी अपने खर्चे में यानी कि डेबिट साइड में दिखाई देंगे, और विकास को जो पैसे जाने थे वो आप दे देंगे, यानी कि विकास को जो पैसे जाने थे और जो बैंक चार्जेस आपकी जेब से लगे, उन दोनों को मिलाकर जो भी पैसा होगा वो आपकी जेब से लगेंगे। तो टू बैंक अकाउंट। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस के नाम से होगा, रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और अगर बैंक कोई और अदर चार्जेस भी काटता है तो भी हम उसको बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट में से ही अपने आप कट जाएंगे, तो बैंक चार्जेस के रूप में उसको दिखाई देंगे। चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स से राहुल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अगर किसी एक डेटर से जिसका नाम राहुल है उससे पैसे आ गए हैं और वो पैसे चेक के थ्रू आए हैं और वो चेक हमने उसी दिन सेम डे ही बैंक में जमा करा दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने चेक आया और उसको सेम डे ही बैंक में जमा करा दिया, तो इसका मतलब आप सीधा लिख देंगे बैंक अकाउंट टू डेटर, यानी कि राहुल अकाउंट यहां पर है। और अगर वो चेक आपने रिसीव तो कर लिया, वो चेक रिसीव तो कर लिया मगर बैंक में जमा नहीं कराया, यानी कि चेक ड्राफ्ट रिसीव बट फ्रॉम ए डेटर से अंकुर एंड नॉट डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डेट, तो अगर उसको आपने जमा नहीं कराया है सेम डेट में तो आप उसको बैंक की जगह कैश जो बैंक की जगह कैश रखेंगे, या फिर इसका एक और नाम है, जैसा भी आपको स्कूल में कराया जाए वैसा आप इसको लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट या चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपके स्कूल में जैसा भी जो टीचर समझाएगा आप इस अकाउंट को उसके बेसिस पे रख लेंगे, क्योंकि क्लास 11th में आपको जो नंबर मिल रहे होते हैं उसके अंदर आपके स्कूल की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। तो कई स्कूलों में इसको चेक्स इन हैंड के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है और कई स्कूलों में इसको बैंक के नाम से, कैश के नाम से एक्सेप्ट किया जाता है, और दोनों ही सही माने जाते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर अकाउंट या चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर अकाउंट यहां पर माना जाएगा। इंपॉर्टेंट एंट्री है, अगर डायरेक्ट पहले दिन ही जमा करा दिया जिस दिन चेक आया था तो बैंक अकाउंट टू अंकुर या राहुल जो भी नाम है उसके, और अगर उसको बाद में जमा कराया तो जिस दिन वो चेक आया था उस चेक को कैश या चेक्स इन हैंड हम मानेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। 10th क्वेश्चन में लिखा है कि अगर ये जो चेक जिस दिन आया था जब हमने उसको कैश माना था या चेक्स इन हैंड माना था और उसको अगले दिन या कभी और 2 दिन 4 दिन बाद भी डिपॉजिट कराया था, तो इस चेक के लिए आप जिस दिन जमा कराया जाएगा उसको बैंक बोलेंगे, और क्रेडिट साइड में पार्टी का नाम ना लिखे, क्योंकि पार्टी का नाम ऑलरेडी एक बार लिखा जा चुका है, उसको दोबारा से क्रेडिट नहीं करेंगे। पार्टी का नाम ना लिखे, उसको कैश अकाउंट या अगर आपने चेक्स इन हैंड ऊपर बनाया है तो चेक्स इन हैंड अकाउंट यहां पर भी क्रेडिट करेंगे। तो ये चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ था और क्रेडिट हुआ था, ये अपने आप खत्म हो गया, या कैश अकाउंट डेबिट भी हुआ था और कैश अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है, तो इसका मतलब कैश अकाउंट अपने आप में खत्म हो गया या चेक्स इन हैंड भी अपने आप में खत्म हो गया। नेट में जो एंट्री बनी रही वो आई बैंक अकाउंट टू अंकुर अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। उसके बाद हम बात करेंगे डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। अब ये डिसऑनर्ड क्या चीज होती है सर? डिसऑनर्ड का होने का मतलब होता है बाउंस होना, चेक बाउंस होना। चेक बाउंस होने का मतलब चेक के अंदर जो भी अमाउंट लिखा था वो किसी भी कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं किया गया, या तो हो सकता है कि जिसने हमें चेक दिया हो उसके बैंक अकाउंट में या तो पैसा ही नहीं था, या उसके द्वारा दिया गया जो चेक था उसके अंदर कोई कटिंग थी, तो कोई भी ऐसी कारण की वजह से वो चेक ऑनर नहीं हो पाया,
तो उस नहीं होने ऑनर नहीं होने की वजह से उस चेक को डिसऑनर्ड चेक भी बोला जा सकता है। तो अंकुर से जो चेक आया था और हमने उस चेक को डिपॉजिट करा दिया था, तो उस चेक को जब डिपॉजिट कराया तो हमने तो कहा भाई हो ही जाएगा, मगर जब 2 दिन बाद हम उसको चेक को पता करने पहुंचे तो बैंक ने बताया कि ये चेक आपका ऑनर नहीं हुआ है, बल्कि इस चेक को ड्यू टू सिग्नेचर डिफर या इनसफिशिएंट बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट, आपका जो डेटर है उसके अकाउंट के अंदर बैलेंस ही नहीं है, इस वजह से ये चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया है। तो आप भी इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि बैंक से आपका पैसा निकल चुका है, क्योंकि आपने जब उसको डिपॉजिट कराया था तो उसको बैंक के रूप में दिखाया था आते वक्त डेबिट साइड में, तो इसको वापस जाते वक्त बैंक के रूप में भी क्रेडिट करेंगे। तो अंकुर अकाउंट वापस अंकुर आपके लिए डेटर खड़ा हो गया और बैंक से पैसे निकल गए। अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई? ये चारों एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री हैं। इन चारों एंट्री को, क्योंकि बहुत सारी एंट्री तो आपने सीख ली हैं जो आपने पहले भी कर रखी हैं, ये चारों एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। अगर ये एंट्रियां में गलती हो जाएंगी तो आपसे बहुत सारी चीजें दिक्कत आएगी आपको। तो ये बैंक की एंट्रीज हैं। और उसके बाद एंट्री है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, यानी कि बैंक ने हमसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है, यानी कि खाते के अंदर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है, मतलब हमसे एक हमारा एक्सपेंस करवाया है। तो हमारा जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो इसका नाम इंटरेस्ट है, इस खर्चे का नाम इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी हम बैंक हमसे चार्ज करता है वो बैंक से हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट से काट लेता है, उसको हमारे को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा पैसा बैंक के पास पहले से ही पड़ा होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा खर्चा है और बैंक से निकल गया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ऐसे ही जो हमारा पैसा बैंक में पड़ा होता है उस पर बैंक हमको कुछ इंटरेस्ट दे भी सकता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, तो इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट की जगह, यानी कि यहां पर डेबिट हुआ था ये खर्चा था, मगर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हमारे लिए इनकम होती है और बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे, इसलिए एक एसेट के रूप में ये इंक्रीज हो गया है। बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ से इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप जैसे कोई खर्चे होते हैं हमारे, कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारा, कोई रेंट देना है, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जब भी इसकी कोई वाउचर आए, जब भी इसकी कोई बिल आए, इन सारे बिलों की पेमेंट आप डायरेक्टली कर दें और हमसे बिना पूछे ही। हमने इनको बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बैंक हमसे बिना पूछे, अब क्योंकि हमने बैंक को एक बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी है, तो बैंक हमसे बिना पूछे ही हमारे बैंक अकाउंट से ये पैसे पे कर देगा डायरेक्टली। तो हमें तो बाद में पता लगेगा, तो भी हम इसकी जो एंट्री करेंगे उसको बोलेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि खर्चे का नाम इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर। ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, कई बार फर्म ने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी होती है, तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमारे को जो कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड के रूप में कुछ इनकम देती हैं। तो इस तरह का जो इनकम होती है उसको डिविडेंड मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट की वजह से आप डिविडेंड, यहां पर जो है डिविडेंड के रूप में आपको इनकम होती है और डायरेक्टली आपके बैंक में अकाउंट में आ जाती है। ये भी आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके बैंक में क्रेडिट अमाउंट आ गया है, तो बैंक में आपके डेबिट हो जाएगा और ये जिस भी अकाउंट से आया, यानी कि डिविडेंड के रूप में आया यहां पर इस केस में, तो डिविडेंड अकाउंट के रूप में इनकम साइड में लिख देंगे। पेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, यानी कि आप अगर बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक का लोन जो आपके लिए एक लायबिलिटी होती है, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होगी। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, और आपने उसको स्पेशली बोला है कैश में पे किया है, तो अलग से उसको कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर बैंक लोन आपने चेक से पेमेंट करी है तो बैंक लोन अकाउंट टू बैंक कर देंगे, इसमें भी कुछ नई बात बताने वाली नहीं है। और फर्म्स के अकाउंट कई जगह कई बैंक्स में हो सकते हैं, तो एक बैंक से निकलकर पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की एंट्री को हम, जिस भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा
यानी कि पीएनबी में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा स्टेट बैंक से निकालकर, तो पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, ये आप कर देंगे। तो सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आपने सीख ली हैं, कुछ भी इसमें खास बताने वाली बात नहीं थी। बताने वाली बात ये 4 एंट्रियां हैं, ये बाकी सारी एंट्रियां आपने ऑलरेडी किसी ना किसी रूप में कर रखी हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप अपने आप कर लेंगे, इसमें मुझे कुछ भी बताने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर आप गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर आप गुड्स को चैरिटी के रूप में दे देते हैं या डोनेट कर देते हैं, या दूसरा केस हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए सैंपल, या आप सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर देते हैं। तो दोनों केस में अलग कुछ नहीं है, आपको अपने कॉस्टिंग वाले जो गुड्स हैं उनको डोनेट करने की बात करी है, या फिर फ्री सैंपल के रूप में अगर आपने इसको दिया है, तो दोनों केस में ही आपके पास यानी कि गुड्स एज ए चैरिटी यानी कि या डोनेशन अकाउंट डेबिट या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्योंकि जो गुड्स होते हैं वो हमेशा कॉस्ट पे ही जाते हैं, और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए सैंपल भी करेंगे तो ये सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सैंपल अकाउंट बोलेंगे, या इसको फिर आप एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट अकाउंट के रूप में इसको सैंपल के रूप में बांटा गया था। तो एडवर्टीजमेंट या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो इसमें से कोई भी एंट्री आएगी तो आप अलग अलग भी एंट्री को कर सकते हैं, जैसे सैंपल अकाउंट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये सारी सिंपल एंट्रीज हैं, ये सारी बातें आपको मैं ऑलरेडी कई बार समझा चुका हूं। और अगर आपके पास ड्रॉइंग्स के रूप में भी आप कैश या चेक या बैंक के थ्रू पैसे नहीं निकालते हैं और अपनी ही फर्म के अंदर से कुछ गुड्स निकाल लेते हैं, तो भी आपकी एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा। ये पहले ही भी आपको एंट्री बता चुका हूं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई? चैरिटी की बात हमने कर ली। चलिए अब आपकी बात ये भी होगी, यानी कि 5 नंबर तक की जो जनरल एंट्रीज थी वो मैंने आपको समझा दी है, उसके आगे की एंट्री हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप जल्दी से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जनरल एंट्री पे पकड़ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जनरल एंट्री पे पकड़ नहीं हुई तो आप आगे की बुक के अंदर कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसकी जनरल एंट्री की बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इस लेवल पे करनी है कि आपको जो भी जनरल एंट्री, जो भी ट्रांजेक्शन बताई जाए, आप उन सब की जनरल एंट्री बड़े ही आराम से, बड़े ही मजे के अंदर कर लेंगे। तो आपको आने वाली बुक्स में बहुत ज्यादा क्या कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, बड़ा ही मजा आएगा। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें और बाय बाय टाटा, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।